तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बायोलॉजी का लेकर आ गया हूँ। कल जो मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाया था वो सभी बच्चे ज़रूर क्लास देख लें, क्योंकि आज जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देख लेता हूँ। जो पहले तो मैंने ऑप्शन वाले प्रश्न लिए हैं, देख लेते हैं। पहले हम ऑप्शन वाले सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे हम एक एक नंबर के, फिर दो दो नंबर के, फिर तीन तीन नंबर के, इस प्रकार से हम लॉन्ग की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हमारा। तो पहला प्रश्न है आपका, आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन को चॉइस कर सकते हैं और कमेंट में अपना उत्तर भेज सकते हैं। मॉर्गन पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन जॉनसन है, तीसरा ऑप्शन है बेटिसन है और चौथा है मेंडल। बस कई बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा शायद, और हो सकता है कई बच्चों ने मेंडल उत्तर दिया हो शायद। पहले एक बार मैं फिर से प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ। लिखा हुआ आनुवंशिक शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग पूछा गया, आनुवंशिक के खोजकर्ता नहीं पूछे गए। अगर आनुवंशिक के खोजकर्ता पूछा जाता तो उस कंडीशन में आप मेंडल पे निशान लगा सकते थे। तो आपका बिल्कुल सही, आनुवंशिकी के जनक या खोजकर्ता पूछे जाते। लेकिन आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो वो आप बताएंगे बेटिसन ने। किसको बताएंगे, बेटिसन। हाँ, अब इनकी बात कर लेते हैं। मॉर्गन, मॉर्गन ने क्या किया था, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला जो मक्खी थी उसको वंशागत के आधार पर उसको उसके उसके ऊपर परीक्षण किया था और बताया था कि आँख, जो मक्खियों की जो आंखें लाल होती हैं किस प्रकार से ड्रोसोफिला मक्खी की आंखें लाल, तो उसके बारे में चर्चा मॉर्गन ने की थी। ठीक है, ड्रोसोफिला मक्खी के बारे के, ड्रोसोफिला जो मक्खी थी उसके वंशागत लक्षणों के बारे में मॉर्गन ने बताया था। ठीक है, जॉनसन की बात करें, जॉनसन ने जीन की खोज की थी। सभी लोग जानते हैं डीएनए से गुणसूत्र, गुणसूत्र जो रेशे के समान पाए जाते हैं वो जीन, और जीन को खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं जॉनसन। तो उम्मीद है सबको ये प्रश्न समझ आ गया होगा कि आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटिसन ने की थी। अगर आनुवंशिकी के जनक पूछा जाता तो उस कंडीशन में आप मेंडल के टिक कर सकते थे, मेंडल पर टिक कर देते। ठीक है, और मेंडल ने मटर के पौधे पर परीक्षण किया था, ये बात और जरूर याद रखना। ठीक है, चलो ठीक है। अगला प्रश्न है, जब दो पारितंत्र एक दूसरे की सीमा को काटते हैं। अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया था। जब दो पारितंत्र एक दूसरे की सीमा को काटते हैं तो निर्मित भाग क्या कहलाता है, निर्मित भाग कहलाता है क्या। अब ऑप्शन आपके सामने है। आवासीय, आवासीय का मतलब देखो ये होता है जहां पर कोई जीव वगैरह रहता है वो उसका आवास होता है। ठीक है, तो वो जीव का आवास होता है। निकेत, निकेत का मतलब भी वही होता है जहां जीव वास करते हैं, मतलब इनका तो एक ही जैसा ऑप्शन हो गया बिल्कुल। इकोटोन, इकोटोन, हाँ इस पे आप टिक मार सकते हैं। अब ये होता क्या है, इकोटोन पे टिक मार सकते हो। इकोटोन का मतलब होता है इसमें का काटते हैं, सीमा को काटते हैं। देखो इकोटोन दो समुदायों के बीच की पारस्परिक लड़ाई भी हम बोल सकते हो, उनके बीच प्रतिस्पर्धा भी बोल सकते हैं। तो प्रतिस्पर्धा में जो जीव मतलब जीत, मतलब अगर मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, चाहे वो भोजन के लिए हो चाहे आवास के लिए हो, तो जो जीव जीवित रहता है वो उसमें रहता है। तो ये इकोटोन होता है। ठीक है, परिभाषा तो आपके सामने दे दी, बता दिया, पूछा गया क्या है आखिर, तो इकोटोन होगा। इस प्रकार की दो समुदायों के बीच की बात होती है यहाँ पर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज है। अच्छा प्रश्न है, देखो कौन टिक करता है इसको। प्रोटीएज होगा, डीएनए सेट वन, डीएनए एसी वन है, आरएनए एसी केवल है, हिंद सेकेंड। बताओ, वैसे ये प्रोटीन के निर्माण के लिए जाना जाता है ये। तो याद रखना, इसका ऑप्शन में सीधा प्रतिबंधन पूछा गया, इसका ऑप्शन में सीधा सीधा दे रहा हूँ, हिंद सेकेंड। इसका बिल्कुल होगा। निम्न से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियो न्यूक्लियज है, न्यूक्लियज है, तो पूछा हिंद सेकेंड होगा। ठीक है, अब ये होता क्या, इसके बारे में जानते हैं। ये इसका काम होता है, जो हम डीएनए होते हैं हमारे अंदर उसको खंडों को तोड़कर काट, मतलब तोड़ना होता है उसको। ठीक है, ये काम करता है ये। कल
कल के पेपर में इसके बारे में मैंने बताया था डिटेल में, आप देख लेना। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए खंडों को काटता है, ये ठीक है, टुकड़ों में काटता है। प्रश्न अगला आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक नहीं है? बहुत से बच्चे इस पे तुरंत मार देंगे राइजोबियम, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो है। ये तो आप दलहनी जो दालों की जो फसलें होती हैं उनकी जड़ में पाया जाता है राइजोबियम। नाश्ताक भी है, कवक मूल भी होता है, लेकिन एग्रोबैक्टीरियम नहीं होगा। इसका नहीं पूछा गया तो यही उत्तर आपका सही हो गया, नेगेटिव का उत्तर नेगेटिव हो जाएगा। अब एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है? ये पौधों में पाया जाता है, लेकिन पौधों में संक्रमण फैलाता है। ये सीधा सीधा कहें, पौधों में एक तरीका को कैंसर रोग उत्पन्न कर देता है ये एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु जो होता है, ठीक है। तो इसके बारे में 4 ऑप्शन थे, चारों के आपके सामने मैंने उत्तर रख दिए। प्रश्न 2 में का पहला प्रश्न दे रखा है, लैमार्कवाद का प्रायोगिक खंडन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो देखो, मैंने आपको लोगों को पढ़ाया था, लैमार्कवाद हो, इसके बाद आप कौन आए थे, डार्विनवाद आए थे, और इसके बाद कौन आए, डी ब्रिज आए थे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जब लैमार्क की बात करेंगे तो उनका खंडन करने वाले थे डार्विन। जो डार्विन थे, जिन्होंने प्राकृतिकवाद का सिद्धांत दिया है, याद रखना, प्राकृतिकवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। और यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावना रहेगी, एक लैमार्क के बारे में या डार्विन के बारे में आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। और डी ब्रिज की अगर बात करें, इन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था, तो उनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना। तो अब देख लेते हैं, लैमार्क ने जीवों के बारे में बताया था कि जो जीव अंगों का मतलब अंगों का उपयोग और कम उपयोग के बारे में बताया था। इन्होंने बताया जो जीव अंग ज्यादा उपयोग करते हैं वो उनका विकसित जीव, मतलब सीधा सीधा जो अंग होता विकसित हो जाता। और वो अंग उनका मतलब था, जो जिराफ पहले थे उन्होंने गर्दन और आगे वाली टांगों का उपयोग ज्यादा किया था, इसलिए वो उनकी टांगे और गर्दन बहुत लंबी हो गई। इस वजह से वो उनके जो आनुवंशिक जो जीव थे वो धीरे धीरे उनको जो मतलब उनके जो बच्चे जन्म हुए तो उनको भी गर्दन और आगे वाली टांगे बिल्कुल लंबी पाई गई, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने प्रयास किया, ठीक है, प्रयास किया, अंगों का उपयोग किया ज़्यादा, तो वही अंग ज़्यादा विकसित हुए। इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए थे, इनके 2 एग्जाम्पल ज़्यादा फेमस हैं। एक तो जिराफ का है, एक सर्पों का वाला एग्जाम्पल है। सर्पों के पहले बता रहे पैर हुआ करते, जो पैर बिल में घुसने में बहुत दिक्कत हुआ करती, झाड़ू में दौड़ने में दिक्कत हुआ करती, तो धीरे धीरे वो बिल में अंदर गए, बाहर आए, तो वो पैर धीरे धीरे घिस गए, इस वजह से वो एकदम आप चिकने नॉर्मल हो गए। तो इस प्रकार से आप उनके बारे में बता सकते हो, उनका विकास हो गया। इसी प्रकार जिराफ का भी विकास हुआ, आप अच्छे से उन्हें बता सकते हो, ठीक है। प्रश्न अगला आपके सामने है पेपर में, जैव विविधता से क्या तात्पर्य? अगला प्रश्न आया, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें, सबको ले लिया सबने, ठीक। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जैव विविधता, जैव विविधता क्या है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 का खा, क्या है? केवल 1 नंबर में पूछा गया है। तो आप बता सकते, जीवित प्राणियों के बीच जो भी परिवर्तनशील भिन्नताएं देखने को मिलती हैं या वंशागत परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जैव विविधता हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, जैव विविधता। परिभाषा पूछी गई, मतलब जीव जो भी मतलब वंशागत होते हैं, मतलब एक जीव से दूसरे जीव को जन्म देता है, फिर उनमें जो भी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं आनुवंशिक तौर पर, या आप बता सकते हो, एक देखो 2 तरीके भिन्नताएं आप देख सकते हो। एक तो आनुवंशिक तौर पर देख सकते हो, एक कुछ लोग चेहरे से भी भिन्नताएं देख सकते हैं, फेशियल भिन्नताएं देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग आप उन्हें जो भी जैविक भिन्नताएं देखने को मिलेंगी वो जैव विविधता के अंतर्गत आएगी, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न आया आपके, दाद हेतु उत्तरदायी किन्हीं 2 कवकों के नाम पूछे गए। दाद, गा नंबर है, दाद, ये नया प्रश्न है। दाद हेतु 2 कवकों के नाम, 2 कवकों के नाम पूछे गए हैं, ठीक है, 2 कवकों के नाम पूछे गए, दाद हेतु 2 कवकों के नाम पूछे गए, ठीक है।
एक तो आपको माइक्रो, एक तो बता सकते हैं कवक का नाम माइक्रो स्पोरम, स्पोरम, हाँ माइक्रोस्पोरम। एक तो आप बता सकते हो, एक और बता सकते हो जिसका नाम होता है ट्राइकोफिटिन, एक होता है ट्राइकोफिटिन, ये आप याद रखें। वैसे डर्मेटोलो एक लिस्ट और होता है शायद, उसको भी आप बताएं, वो भी परजीवी दांत के लिए जाना जाता है। आप फिलहाल माइक्रोस्पोरम याद रखेंगे और ट्राइकोफिटिन याद रखेंगे, ये दोनों दांत के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, प्रश्न अगला है हमारा, जीएमओ क्या होते हैं? अच्छा प्रश्न है। जीएमओ, पहले तो इसका क्या होते हैं, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना क्या होते हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्या बताएंगे? जेनेटिक, जेनेटिकली बोलना आप, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड और ऑर्गेनिक मीनिंग होती है ORGA। तो ये तो फुल फॉर्म हो गया। अब इसको हम बात करें, हिंदी में बात करें तो आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक रूप से जीवों को संशोधित करना। किसी प्रकार मान लीजिए आपका डीएनए किसी प्रकार का डैमेज हो गया है तो उसको हटाकर उसकी जगह दूसरा ट्रांसफर कर देना, तो ये इसका काम ये होता है। ठीक है, ये बात आप बता सकते हो, एक नंबर का आप बता सकते हो फुल फॉर्म। ठीक है इसका। फिर अगला पूछा, प्रसव हेतु संकेत कहाँ से उत्पन्न होते हैं? अच्छा प्रश्न है, अजीब अजीब प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में। प्रसव हेतु संकेत कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आप बता सकते हो भ्रूण। एक तो भ्रूण थोड़ा हल्का, थोड़ा इधर उधर होता है गर्भाशय में, और फिर अपरा जो झिल्ली होती है वो भी इसका रोल करती है, मतलब तुरंत संकेत करती है कि प्रसव होने वाला है, अब भ्रूण तो करेगा, कि वो एकदम वो बाहर निकलने के लिए तैयार रहता है। और एक बात इसमें और पूछी जा सकती है कि प्रसव कराने के लिए किस हार्मोन के लिए, हार्मोन ज़्यादा बेहतर रहता है? तो बता सकते हो रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन। अगर पूछा कौन सा हार्मोन करवाता है, ये तो आसानी से करवाता है, प्रॉब्लम नहीं। कौन प्रेरित करता है प्रसव के लिए, प्रेरित, तो ऑक्सीटोसिन बता देना है। ठीक है, कौन सा बताओगे? ऑक्सीटोसिन, जो प्यूटरी ग्रंथि से संबंधित होती है हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो प्यूटरी मतलब पीयूष ग्रंथि से संबंधित हार्मोन, ये रिलेशन उत्पन्न होता है। और रिलैक्सिन हार्मोन ये आपका जो योनि में प्रेजेंट रहता है, जो जिससे बच्चा बाहर आता है, जिस नलिका से, उस नलिका को ढीला करने का काम ये हार्मोन करता है। ठीक है, याद रखना। तो ये प्रश्न तुम्हारे कुछ एक एक नंबर के थे, वो मैंने करवा दिए हैं। अब इसके बाद आपका पूछा गया है पुष्पी पौधों में गुरु बीजाणुधानी की संरचना का चित्र बनाना है। गुरु बीजाणुधानी का संरचना का चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र पूछा है, क्या पूछा है? गुरु बीजाणुधानी का, गुरु बीजाणुधानी, इसका आप बीजांड भी बुला सकते हो, बीजांड का चित्र बनाना है, का चित्र पूछा गया है। बच्चे चित्र भी तैयार करें, क्योंकि चित्र कम से कम 3-4 नंबर के चित्र भी देखने को मिले। सबसे पहले आप बनाएंगे बीजांड का, इस प्रकार से बना लेंगे। ये आपका क्या हो गया? बीजांड का है। ये क्या हो गया? बीजांड का है। इसके बाद हल्का सा हम भ्रूण बना देंगे, ये हो गया भ्रूण कोष, जिससे बोलेंगे भ्रूण को, अरे यार, भ्रूण कोष बोलेंगे, इसके अंदर भ्रूण रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम द्वितीय कोशिकाएं इस प्रकार से सेट कर देंगे। ये मृदुति की कोशिकाएं होती हैं जो भ्रूण की देखरेख करती हैं, भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस प्रकार से आप इन्हें बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से एक आंतरिक परत निकालते हैं जो भ्रूण की रक्षा के लिए, एक इधर से भी निकालते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और एक और बाहरी परत निकालते हैं इस प्रकार से, यहाँ से जोड़ देना। तो ये आप अंता आवरण बोल सकते हो, आप इसे अंता आवरण, जो भ्रूण का
भ्रूण के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, ये बाह्य आवरण आवरण बता सकते हो, बाह्य आवरण। और ये जो भाग होता है, ठीक है, ये जो भाग होता है इसे बीजांड द्वार बोलते हैं, ठीक है, ये जो भाग होता है ये क्या होता है, बीजांड द्वार, बीजांड द्वार। और यहाँ इसे हम शीर्ष भाग भी बुला सकते हैं, बीजांड का शीर्ष भाग भी बुला सकते हैं, क्योंकि जब बीजांड यहाँ से निकलेगा तो शीर्ष भाग होगा। तो आप इस प्रकार से चित्र बनाकर आ जाएंगे, नंबर अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। चित्र में आपको थोड़ा आना चाहिए, एक आध दो पॉइंट आने चाहिए, जिससे कि परीक्षा में आपको पूरे पूरे नंबर मिल सके। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के। शराब के सेवन के प्रमुख दुष्प्रभाव क्या है? अच्छी बात, ये तो सभी को पता होगा, ये तो सभी को पता होगा। शराब के सेवन से, शराब के सेवन से, सेवन के सेवन के प्रमुख प्रमुख दुष्प्रभाव पूछे गए। दुष्प्रभाव क्या होंगे? दुष्प्रभाव, दुष्प्रभाव कैसा लिखा है यार? दुष्प्रभाव क्या होंगे, क्या होंगे? ठीक है, दुष्प्रभाव। अब पहले तो ये बताओ, शराब पीने से क्या शरीर के अंदर खराब होता है? लीवर होता, पूरा अंदर का डैमेज होता ना। सबसे पहले शराब आपका देखो, इससे शराब से क्वेश्चन तीन चार बन सकते हैं। अब से एक पूछ सकता है, किशोरावस्था में जो लड़के होते हैं वो शराब का सेवन क्यों करने लगते हैं? इससे और मुझे कि दोस्तों के सहयोग, मतलब दोस्तों के पार्टी में जाने से या इधर उधर जाने से या उनके कहने से जो प्रेशर पड़ता है दोस्तों का, उन वो किस प्रकार से अन्य व्यक्ति शराब पीने लगते हैं, अन्य लड़के शराब पीने लगते हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो दुष्प्रभाव पूछा, आप बता सकते हैं किडनी, लीवर, जो भी मतलब अंदर की चीज़ें होती हैं, मतलब शारीरिक आंतरिक चीज़ें होती हैं, वो धीरे धीरे शराब उनको समाप्त करती है, भूख को खत्म करती है। मतलब जो आंतरिक तुम्हारी शक्ति है वो धीरे धीरे वो शराब अपने नशे, मतलब अपने, मतलब सीधा का एक तरीके का जहर बता सकते हैं, बहुत हल्का हल्का नॉर्मल सा जहर ही होता है, वो धीरे धीरे उसको समाप्त करता है। लेकिन आदमी पीता इसलिए है कि उसको आंतरिक उसे लगता है कि मैं सारी चीज़ें मेरे को भूल जाऊंगा, या दुख दुख गम वगैरह जो भी होता है, टेंशन वगैरह, उसको जो ये भूल जाएगा, इसलिए लोग शराब पीते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हो शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये शारीरिक तौर पर पूरी तरीके से दुष्प्रभाव होती है और इससे शरीर में कई सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को किसी प्रकार की शराब वगैरह नहीं पीनी चाहिए, ये आप बता सकते हो। अल्कोहल के बारे में प्रश्न है तो पूछ लिया गया है। फिर है वनोन्मूलन क्या होते हैं, इसका दुष्प्रभाव बताइए। अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है, यहाँ से एक प्रश्न बनता है हर बार। वनोन्मूलन क्या है, इस इसके दुष्प्रभाव बताएं, इसके भी दुष्प्रभाव, इसके हानिकारक लिख लो, हानिकारक प्रभाव क्या है? प्रभाव, सबसे पहले वनोन्मूलन क्या है? देखो, वनों को काटना, जलाना या उन्हें नष्ट करना, वो क्या कहलाएगा? वनोन्मूलन। वनों को काटना, जलाना या उन्हें नष्ट करना ही वनोन्मूलन कहलाएगा, मतलब सीधे सीधे वनों को हानि पहुंचाना ही वनोन्मूलन कहलाएगा। इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे कि पर्यावरण में आपदाएं उत्पन्न हो सकती हैं, भूकंप जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये आप दुष्प्रभाव भी बता सकते हो। ठीक है, मंगोल जड़ता पर संक्षिप्त टिप्पणी दी। मंगोल जड़ता इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंगोल, देखो यहाँ से तीन प्रश्न है, कल ही हमने कल के पेपर में बताया था। मंगोल जड़ता, एक एक तो मंगोल जड़ता होगा, दूसरा हो गया क्लाइन ज्वालामय फेल्टर, दूसरा होगा, तीसरा हो गया मंगोल। ठीक, एक हो गया टर्नल हो ही गया, एक ये हो गया, एक और है, एक अभी याद कर रहा हूँ मैं, तब तक मैं इन दोनों के बता दे रहा हूँ, इन दोनों के बारे में। मंगोल जड़ता में देखो क्या होता, जैसे कि पुरुष में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन 46 जगह उसमें कितने होते हैं गुणसूत्र? 47। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है,
जो 44 प्लस एक्स, अरे यार 44 प्लस एक्स होता है तो उसमें क्या होता है, ट्रिपल एक्स होते हैं। ठीक है, काउंट में मतलब एक एक्स बढ़ जाता है। अब वैसे तो कितने होने चाहिए, होते चाहिए तुम्हारे मतलब 46, तो 44 2 46, लेकिन एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। अब ये आनुवंशिक तौर पर लोगों की वजह से आनुवंशिक, तो हम कह सकते हैं ये आनुवंशिक रोग होता है। इसमें लोग क्या होता है, जो हमारा जो है ना माथा इधर होता है चौड़ा हो जाता है, मंगोलिया टाइप का दिखता है, और हम ये होते कंधे बहुत चौड़े हो जाते हैं, तो उसमें ये, और हाइट की अगर बात करें बहुत छोटी रह जाती, तो उसके ये प्रकार आप बता देना कि जो 47 46 की जगह 47 गुणसूत्र जिनमें देखे जाते हैं वो मंगोल जड़ता के अंतर्गत आते हैं। ये एक रोग होता है। ठीक है, ये रोग होता है। इसके बाद क्लाइनफेल्टर में भी 47 ही गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप बता सकते हो 47। इसके बाद आपका आता है एक टर्नल टर्नल सिंड्रोम, कल ही बताया था। इसमें क्या है, इसमें 44 प्लस एक्स होता है, मतलब टोटल 45 होते हैं, 46 नहीं होते। नॉर्मल तो 46 होते हैं, लेकिन 46 की जगह इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं, तो ये टर्नर सिंड्रोम में आता है। तो याद रखना डाउन, इसे आप डाउन सिंड्रोम भी बुला सकते हो। डाउन डाउन और क्लाइफेंटर में सेम गुणसूत्र 47 47, परंतु टर्नर सिंड्रोम में, अरे अरे यार 47 47, परंतु टर्नर टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होंगे, एक गुणसूत्र की कमी होगी इसमें। ठीक है, याद रखना। तो अगला प्रश्न मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला होगा मेरा, परजीवता क्या है। अरे परजीवता तो आप बता ही देंगे। परजीवता परजीवता परजीविता, एक तो ये पूछा गया टिप्पणी के रूप में, दूसरा पूछा गया है स्वपकारिता। स्वपकारिता ये पूछ लिया गया आपसे। तो परजीवता सीधी सीधी बात है, वे जीव जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करें, अपना पोषण करें, लेकिन जिस जीव से वो भोजन प्राप्त करें उसको हानि पहुंचाएं, तो वो परजीवता हो जाते हैं। जूं हो गया, अमरबेल हो गई, खटमल हो गया, ये परजीवता में आते हैं। स्वपकारता में क्या होता है, दो जीव साथ साथ में रहते हैं और दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, मतलब एक दूसरे से भोजन लेते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कवक और शैवाल में संबंध कहलाता लाइकेन। तो ये आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कवक और शैवाल के बीच जो संबंध होता है, जो लाइकेन का निर्माण दर्शाता है, वो आपको स्वपकारता के एग्जाम्पल के बारे में अच्छे से समझा सकता है। ठीक है, मतलब इसमें आप बता, दो जीव एक साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, याद रखना, या एक दूसरे से भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ऐसे बता सकते हो, कोई मतलब लाभ होना चाहिए। अगला प्रश्न है अपूर्ण प्रभाविता। तीन तीन नंबर के, ये तो एक एक नंबर टिप्पणी, तीन टिप्पणी ले रखती थी। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, अच्छा प्रश्न है। मैं कहूँ से आईएमपी परीक्षा में ये आ सकता है। अपूर्ण प्रभाविता प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता में दो पौधों की बात होती है, लेकिन दोनों पौधे विपरीत जात के होते हैं। दोनों पौधे, मान लीजिए एक पौधा हमारा है लाल कलर का और दूसरा पौधा हमारा है सफेद कलर का। थोड़ा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक पौधा लाल कलर का, दूसरा पौधा सफेद कलर का, दोनों पौधे अलग अलग टाइप के हैं। अब इन दोनों के बीच मैंने क्या किया, संक्रमण करवाया, मतलब निषेचन करवाया। निषेचन करने के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, गुलाबी। तो F1 पीढ़ी में जो चीज हमें प्राप्त होगी दोनों के विपरीत प्राप्त होगी। दोनों के लक्षण इसमें नहीं दिख रहे हैं, ना तो लाल के लक्षण दिख रहे ना सफेद के। प्राप्त क्या हुआ, गुलाबी। तो दोनों पीढ़ी के लक्षण F1 पीढ़ी में ना दिखाई देना ही ये अपूर्ण प्रभावता पर जाता है। ये काय पे जाता है, अपूर्ण प्रभावता है। आप कैसे बताएंगे, जब दो विपरीत पौधे अलग अलग विपरीत लक्षण के वाले होते हैं और वो आपस में संकरण करते हैं, और जो संकरण करने के बाद जो नया पौधा बनाते हैं वो अपने दोनों जनकों से भिन्न बनाते हैं, दोनों जनकों से भिन्न बनाते हैं, अलग बनाते हैं, वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताओ। हाँ, अपूर्ण प्रभावता कहलाएगा। ठीक है, अपूर्ण। तो याद रखना एग्जाम्पल ऐसे देखो, ये लाल था, ये सफेद था, ये गुलाबी, तो दोनों को सबको अलग अलग हो गया, तीनों अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन में ये अपूर्ण प्रभावता होगी। अगर हाँ लक्षण देखने को मिलते थोड़ा सेम, तो अपूर्ण प्रभावता नहीं बुलाते हमसे।
इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, एक सेकेंड, जीएम फसलें क्या है? जीएम, अगला प्रश्न है जीएम, जीएम फसलें क्या है? जीएम फसलें, देखो जीएम का भी, जीएमओ का फुल फॉर्म बताया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये तो फुल फॉर्म हो गया। अब ये फसलें आनुवंशिक तौर पर एक रूपांतरित फसलें होती हैं। ये फसलें ऐसी फसलें होती हैं, ऐसी तैयार की इनमें या ना तो रोग लगता है, ना किसी के मतलब ये ना तो रोग लगेगा और ना ही जो किसी प्रकार का कीड़ा वगैरह लग जाता है वो भी नहीं लगता। तो ये आपको फसलें बता सकते हो, ये आनुवंशिक तौर पर तैयार की जाती हैं। तो यार ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और इसके लाभ यही है, ये फसलें अच्छी होती हैं, अच्छी पैदावार होती है, इनमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। फिर आप बता सकते हो मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय की दीवार में क्या परिवर्तन आते हैं? अच्छी बात है, गर्भाशय की दीवार में क्या परिवर्तन आते हैं मासिक चक्र के दौरान? चलो ठीक है, देख लेते हैं इसके। वो पूछा है मासिक चक्र के दौरान, मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय की दीवार में, गर्भाशय की दीवार में क्या परिवर्तन आते हैं, ये पूछा गया है। देखो अनुसार में सॉल्व करवा रहा हूँ, अनुसार में आंसर नहीं दिए जाते, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अवतार का अनुसार है, ये आप देख सकते हैं, लिखा भी है यूपी बोर्ड 2025। तो अनुसार ये है, ये लिखा हुआ अनुसार पेपर लिखा हुआ है, इसमें आंसर नहीं दिए जाते हैं, इसमें सिर्फ प्रश्न है। आपको लग रहा होगा कि मैं नीचे आंसर देख लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ प्रश्न है यहाँ पर, ठीक, प्रश्न ही है। प्रश्न पर मैं ये सारे के सारे अपने माइंड से करवा रहा हूँ थोड़ा, और कुछ हम इनके बारे में जानकारी पहले से एकत्र है मेरे पास, तो इस वजह से करा रहा हूँ। कुछ 19-20 हो सकते हैं आंसर, मैंने जो करवाए हैं उनसे 19-20 हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि किताबी भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसमें ये कहा मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय की दीवार में क्या परिवर्तन आ सकते हो? सबसे पहले आप बता सकते हो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी, आप ये बता सकते हो। दूसरा बता सकते हो गर्भाशय की दीवार में क्या परिवर्तन आ सकते हैं? एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़, हाँ, और बता सकते हो एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, हार्मोन्स मतलब उत्तेजित होते हैं उस कारण, और और अंडकोशिका से, अंडकोशिका कोशिका कोशिका से अंडाशय निर्माण होता है, अंडाशय निर्माण होकर फैलोपियन नलिका में आता है। और फैलोपियन नलिका में देखो 10 से 14 दिन के अंदर जो फैलोपियन नलिका में आता है, और वो फैलोपियन नलिका में लगभग करके 24 घंटे मान लो, 24 घंटे मान लीजिए, 24 घंटे तक रहता है। अगर शुक्राणु नहीं, एक सेकंड अभी लगाता हूँ।